एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम सब डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 की यूनिट है 14 बायोमोलिक्यूल्स। ओके, काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कराओ, तो उनके रिगार्ड्स के बेस पे मैंने यहाँ पे बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कराया। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल होते क्या है? देखो, हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाते रहते हैं या हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो सब्सटेंस क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, या हमारी बॉडी को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो वो सारे के सारे सब्सटेंस क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन की हुई है, सब्सटेंसेस विच रिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से सब्सटेंस हैं? अगर मैं आपको नेम बताऊं तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स है। ये तो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं हार्मोन्स। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है वो है प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर एक सिंथेसिस होती है या रिएक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। आई थिंक सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सनलाइट में होती है। और होता क्या है? देखो, जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। उनसे क्या करती हैं लीव्स? जो गैसेस होती है ना, O2 CO2, उसको एक्सचेंज करने का काम करते हैं। तो एनवायरनमेंट में CO2 होती है, वो क्या करेगी? स्टोमेटा से होते हुए लीव्स में चली जाती है। अब लीफ में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होता है, वो लीव्स का कलर ग्रीन उसी की वजह से आता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी प्रेजेंस और CO2 है, साथ में सनलाइट की प्रेजेंस है। क्या होता है बाकी? और वाटर कहाँ से आता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स होती है ना, रूट से सीधा कहाँ जाएगा? लीव्स के अंदर। वो किसकी हेल्प से जाता है? जाइलम की हेल्प से। ठीक है, तो होता क्या है मेनली? देखो, लीव्स के अंदर CO2, साथ में क्या? वाटर, किसकी प्रेजेंस? सनलाइट की प्रेजेंस एंड क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है। ठीक है, अब क्या होगा? इनका कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन होते ही फूड बन जाता है। क्या बनता है? C6H12O6, देन O2 रिलीज होती है। अब ये O2 लीव्स के स्टोमेटा से एनवायरमेंट में चली जाती है, जो कि हम इनहेल करते हैं। ठीक है, और CO2 आपको पता ही एनवायरमेंट में क्यों ज्यादा हो रही है। तो ये जो बना C6H12O6, ये क्या होता है? फूड होता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो फूड बना ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है इसका नेम क्या होगा? मेनली ये होता है बच्चों ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, बाकी इसमें 5 कार्बन और होते हैं। ठीक है, और आगे इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। कहने का मतलब ये है कि जो ये बना ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो प्लांट बना रहा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या है? प्लांट्स है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो भी हम फूड लेते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी डेफिनेशन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, देखने में तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, वही क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। बट जरूरी नहीं है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जिसमें भी प्रेजेंट हो वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हो, नहीं ना। तो इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, वो आपको ध्यान में रखनी है। बच्चों, इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लोगे, आपको पता है रिएक्शन बैलेंस कैसी होनी है। 6 लगाना है यहाँ पर, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ऑक्सीजन वहां देखोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन देखोगे कितनी है? 18, 12 + 6 18 है ना। और यहाँ पर कितनी है? 6 है, और 2 8 लगाओगे 6। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, ऐसी सब्सटेंसेस जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप।
हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है आप सभी को पता है, जो OH ग्रुप होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, दो ही ग्रुप होंगे, या तो फंक्शनल ग्रुप कौन से, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, बाकी और नहीं, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। और बच्चों ये क्या है, ये होंगे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस विच कंटेनिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, आप सभी को पढ़ाया हुआ है कि ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव कौन से हैं। जो पोलराइज्ड लाइट है उसके प्लेन को क्या कर दे, रोटेट कर दे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। और जो रोटेट नहीं करते वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के अंदर मिनिमम एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, तभी वो लाइट को क्या करता है, लाइट के प्लेन को रोटेट करता है। अब कायरल कार्बन क्या होता है, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होती है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो एल्डिहाइड वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम वन बाय वन कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, 2-3 टाइप्स है वो अच्छे से देखते हुए चलेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन जो है वो इसका अलग अलग टाइप्स में आपको कराऊंगी, ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एक चीज और है वो क्या, कि जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको हम सेकेराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब वो सेकेराइड्स क्यों बोला जाता है वो देखो, ऑल्सो कॉल्ड सेकेराइड। ये जो सेकेराइड्स है ना, ये ग्रीक वर्ड सेकेरॉन से लिया हुआ है, उसका मतलब होता है शुगर, ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सेकेराइड। अब यहाँ पर जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना तो हम वर्ड सेकेराइड यूज करेंगे, ना कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो मेनली सेकेराइड्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं मोनोसेकेराइड, ठीक है, एक होते हैं ऑलिगोसेकेराइड, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, और एक होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। अब देखो बच्चों, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, मोनो का मीनिंग होता है 1, आप सभी को पता है, यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको हम हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो फर्दर टूट नहीं सकता है, वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट ही रहेगी, सिंपलेस्ट यूनिट ही रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड, ठीक है। अभी अभी मैंने डेफिनेशन बताई है, क्या बताई है, अ सिंपलेस्ट यूनिट which cannot hydrolyzed further, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड। इसमें एग्जांपल जनरली हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, राइबोज, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जिनमें एक एक यूनिट हो सकती है, उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं या हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, इनका फॉर्मूला जो होता है ना बच्चों वो सेम होता है, C6H12O6, दोनों का सेम होता है। डिफरेंस किसका होता है, फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर अभी आगे आएगी तब आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ऑलिगोसेकेराइड की तरफ। ऑलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं, देखो बच्चों, ये ऐसे हैं जिनको अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड में वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो उनको आप क्या बोलोगे,
बोलोगे? ओलिगोसेकेराइड्स। तो अब वो हम बात करेंगे कि ये जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये जो यूनिट्स बनाएगा मोनोसेकेराइड की, वो कितनी बना रहा है? 2 बना रहा है, 3 बना रहा है, 4 बना रहा है। उसके बेस पर ओलिगोसेकेराइड्स को हम फर्दर डिवाइडेड करते हैं कितने? डाइसेकेराइड्स, ठीक है, ट्राइसेकेराइड्स एंड टेट्रासेकेराइड्स, ठीक है। अब बच्चों इसमें यह आता है कि डाइसेकेराइड्स क्या है, ट्राई क्या है, टेट्रा क्या है। डाइसेकेराइड्स क्या होंगे? जो हाइड्रोलाइज करने पर 2 क्या देते हैं? मोनोसेकेराइड्स यूनिट देते हैं, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ये लिखवा दी तो इसी के बेस पे चलना है। देखो यहाँ पर हमने लिखा कैन नॉट, यहाँ पे लिखेंगे हम कैन हाइड्रोलाइज, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि मॉलिक्यूल या फिर कार्बोहाइड्रेट्स या फिर सेकेराइड्स which can hydrolyze change into 2 monosaccharides unit, ठीक है। तो उनको आप क्या बोलोगे? डाइसेकेराइड्स। अगर वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? कन्वर्ट इनटू 3 मोनोसेकेराइड्स यूनिट, तो उसको आप बोलोगे ट्राई। और अगर 4 मोनोसेकेराइड्स यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनको क्या बोलोगे? टेट्रासेकेराइड्स, ठीक है। तो इनके मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, मेनली एग्जांपल याद करना, डेफिनेशन याद नहीं करनी, इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ। डाइसेकेराइड्स जो है इनमें आपको एग्जांपल याद रखना है जो आपके पास आते हैं केन शुगर जो होती है ना, सुक्रोज, केन शुगर, सुक्रोज है, माल्टोज, माल्ट शुगर होती है। ये 1 बाय 1 हम आगे इनकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। माल्टोज के बाद ये आती है मिल्क शुगर, लैक्टोज। ये होती है केन शुगर, ये माल्ट शुगर और ये मिल्क शुगर। इनका नेम याद रखना, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, एक्सेट्रा। इनकी 1 बाय 1 हम ये भी बात करेंगे कि जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो 2 यूनिट सेम बनती है या अलग अलग बनती है, ठीक है। ग्लूकोज फ्रक्टोज में से ही बनेंगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ट्राइसेकेराइड्स जो है वो 3 यूनिट देता है, तो इसके अंदर एग्जांपल याद रखना, रेफिनोज, ठीक है। इनके जो फॉर्मूले होते हैं ना वो भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि इसकी हम बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला सभी का सेम रहेगा, तीनों का। जैसे उसमें था ना ग्लूकोज फ्रक्टोज का सेम, C12H22O11, ठीक है। इसमें बेटा रेफिनोज का होता है C18H32O16, ठीक है। इसका लार्जेस्ट, इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है, जितना पूछा जाता है सिर्फ मैं उतना करा रही हूँ, एक्स्ट्रा नहीं, ओके। तो ये हो गया ओलिगोसेकेराइड्स। नेक्स्ट आता है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है कि जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या होता है कि 10 से भी ज्यादा, इसमें तो क्या होगा 2 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड्स यूनिट देंगे, लेकिन 10 से ज्यादा अगर आ जाती है तो वो होते हैं पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। यानी कि हाइड्रोलिसिस होने पर जो सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट दे रहे हैं, उनको आप क्या बोलोगे? पॉलीसेकेराइड, ओके। तो इसके अंदर एग्जांपल आपको मेनली याद रखना है। एक आता है स्टार्च, ठीक है, सेल्यूलोज, ये मेनली 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्लाइकोजन भी आता है, लेकिन आपके पास ये 2 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ज्यादा ये दोनों पूछे जाते हैं, ना कि वो, ठीक है। तो आपको एग्जांपल याद हो गए होंगे। मोनोसेकेराइड्स के अंदर ग्लूकोज फ्रक्टोज, ओलिगोसेकेराइड्स में मेनली डाइसेकेराइड याद रखना है, ओनली डाइसेकेराइड्स, ठीक है। क्या होता है? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च और सेल्यूलोज। क्लियर है? तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोनोसेकेराइड डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी और क्लासिफिकेशन बचता है इनका, वो एक बार और जल्दी से देख लेते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप बच्चों। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने आपको बोला कि जो सेकेराइड्स होता है उसका मीनिंग क्या होता है? शुगर, है ना। तो उसी के बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स को फिर क्लासिफाई किया गया है शुगर और नॉन शुगर में। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, नॉन शुगर के अंदर। तो क्या डिफरेंस है शुगर और नॉन शुगर में? देखो, जो सब्सटेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, क्या होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, ठीक है।
वो क्या होंगे, शुगर होंगे। नॉन शुगर क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है सॉलिड के बेस पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगे वो शुगर है, अमॉर्फस सॉलिड होंगे वो क्या होंगे, नॉन शुगर। अब नेम से थोड़ा पता चलेगा, शुगर यानी कि स्वीट। ठीक है, जो स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर, स्वीट इन टेस्ट, वो क्या होंगे, शुगर। और जो टेस्टलेस होते हैं वो क्या होंगे, नॉन शुगर। ठीक है, ये क्लियर है इतना, शुगर और नॉन शुगर क्या होते हैं। अब बात आती है मेनली एग्जाम्पल की। तो जितने भी मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, शुगर में आते हैं। नॉन शुगर में कौन आएगा, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि सेलुलोज की बात करें हम, तो सेलुलोज किसमें प्रेजेंट होता है, जो प्लांट होता है ना उसकी जो बाहर वाली सेल वॉल होती है, ठीक है, बहुत टाइट लेयर होती है ना, तो उसके अंदर सेलुलोज होता है, सेलुलोज की बनी होती है। तो उसका टेस्ट देख लो कितना गंदा सा होता है, टेस्टलेस, ये वो स्वीट थोड़ी ना, मीठी थोड़ी ना। ठीक है, तो वो क्या है, नॉन शुगर। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। देन नेक्स्ट हम स्टार्ट और कर रहे हैं कि इसको और कैसे क्लासीफाई किया हुआ है, और वो इम्पोर्टेंट है, आता भी एग्जाम में। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो आता है रिड्यूसिंग शुगर। जो शुगर्स होते हैं ना उनको भी क्लासिफाई किया गया है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये क्या है रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, हमें कैसे पता चलेगा। तो क्या होता है, दो रिएजेंट लिए गए, ठीक है, एक तो टॉलेंस रिएजेंट और एक फैलिंग सॉल्यूशन। दोनों को क्या किया हमने, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स थे दोनों के साथ रिएक्शन करा के देखी। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस थे या कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट थे जिन्होंने पॉजिटिव टेस्ट दिया, ठीक है, रिजल्ट दिया, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया, इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, तो उससे ये पता चला कि जो टोलेंस रिएजेंट के साथ या फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा या उनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, और फिर इसमें एग्जांपल तो मैंने आपको समझा दिया। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टोलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर होंगे। जैसे इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। और ओलिगोसेकेराइड्स भी होते हैं, बट सारे नहीं होते। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर अगर हम बात करें किसकी, ओलिगोसेकेराइड्स में हम मेनली डाइसेकेराइड की बात करते हैं। और डाइसेकेराइड्स में मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए थे, कौन कौन से, एक सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, तो उसमें से जो सुक्रोज होता है वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले इनकी स्ट्रक्चर करा के देन उसके बाद जब केमिकल रिएक्शन उनकी आएगी, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, स्टार्च की, तब मैं आपको ये पॉइंट वहां पर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जब आएंगी तभी आपको समझ में आएगा वो पॉइंट, अदरवाइज नहीं आएगा। तो सुक्रोज को छोड़ के जितने भी ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं और सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स, वो सारे क्या देंगे, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, इसलिए वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर होंगे। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होंगे, नॉट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टोलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो कौन आ गया, सुक्रोज आ गया, है ना,
एक तो सुक्रोज है और कौन है, पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स और सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर। तो ये थोड़ा क्लासिफिकेशन जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम मोनोसेकेराइड डिस्कस करेंगे और फिर मोनोसेकेराइड में हम फर्स्टली ग्लूकोज देखेंगे, फ्रक्टोज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके। मोनोसेकेराइड जो यूनिट, मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो कार्बन है वो 3 to 7 होते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे मोनोसेकेराइड में देख लेते हैं कि कार्बन जब 3 होते हैं तो उनको हम क्या नेम देते हैं। ठीक है, और एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है कार्बोहाइड्रेट में वो सिर्फ एल्डिहाइड या फिर कीटोन होता है। ठीक है, अगर एल्डिहाइड किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्रेजेंट है तो उसको एल्डोज बोला जाता है, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको कीटोज बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कार्बन एटम। कार्बन एटम अगर 3 है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेसिफाइड नेमिंग की गई है, तो उसका नेम होगा ट्रायोज। क्लियर। अब इसमें भी फंक्शनल ग्रुप भी तो प्रेजेंट होगा साथ में, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए अभी मैंने नाम बताया कि एल्डिहाइड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोज बोलेंगे, और अगर कीटोन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कीटोज बोलेंगे। यानी कि कार्बन 3 है और अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नेम क्या होगा, एल्डोट्रायोज। क्लियर। अब यहाँ पर इसको प्लस करके अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, एल्डोट्रायोज। और अगर कीटोन है तो क्या लिखोगे, कीटोट्रायोज। क्लियर है। तो ऐसे ही चीजों को समझना है। जैसे कि कार्बन 4 है तो 4 के लिए क्या होगा, टेट्रोज। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नेम क्या हो जाएगा, एल्डोटेट्रा टेट्रोज। ठीक है, और अगर कीटो ग्रुप है तो कीटोटेट्रोज। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे अगर 4 की जगह 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटोज। अगर 6 है तो हेक्सोज, और अगर 7 है तो सेप्टोज या हेप्टोज। ठीक है, एच भी आ सकता है तो हेप्टोज लगा दो आप, हेप्टोज। तो क्या होगा, अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डोपेंटोज। क्लियर। अगर हेक्सोज है मतलब 6 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या होगा, एल्डोहेक्सोज। क्लियर। और अगर 7 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या होगा, एल्डोहेप्टोज। ऐसे ही कीटो इसमें लगाना है, सिंपल है। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड्स में थोड़ी सी ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो कार्बन होते हैं वो 3 से लेके 7 तक प्रेजेंट हो सकते हैं, बट हम मोनोसेकेराइड में किसकी बात करेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। तो ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया था, और फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज को क्या बोलोगे बेटा, एल्डोहेक्सोज, राइट। और जो फ्रक्टोज होता है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन होता है, सीओ ग्रुप। ठीक है, कीटोन होता है तो उसको आप क्या बोलोगे, कीटोहेक्सोज। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेने की वैसे जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ग्लूकोज के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लूकोज। ठीक है, जनरली जो ग्लूकोज होता है ये किसमें प्रेजेंट होता है, हनी के अंदर भी प्रेजेंट होता है, राइट। और जितने भी स्वीट फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। इनको हम ग्रेप्स शुगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो हमें डिस्कस करनी है 1 by 1। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखेंगे और फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ग्लूकोज जो है इसकी प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय केन शुगर। मैंने आपको बताया भी था केन शुगर क्या होती है, सुक्रोज होती है, राइट।
अगर हम सुक्रोज को बॉईल करते हैं विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, ठीक है, इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो हमारे पास ग्लूकोज बन के आता है। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या था, C12H22O11, ये है केन शुगर। हम उसको क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बॉयल करेंगे तो वाटर भी डालेंगे, किसके साथ में, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ठीक है। तो एक टाइप से वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोलिसिस हो रही है इसके अंदर, राइट, तो हम हाइड्रोलिसिस प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको। तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब आप ये कहोगे मैम ने तो अलग अलग क्यों लिखा, 2 बार ही लिख देते, लेकिन 2 बार नहीं लिख सकते, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक तो होती है ग्लूकोज और एक होती है फ्रक्टोज, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग, तो हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बन गया, ग्लूकोज, हमें तो ग्लूकोज चाहिए था, तो हम स्टार्च ये सुक्रोज से भी क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड है वो हम स्टार्च से भी कर सकते हैं, फ्रॉम स्टार्च। अब जो स्टार्च है ये पॉलीसेकेराइड होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H11O5 के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, इसको बॉईल करना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या HCl। तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए ताकि आपको याद रहे, इन दोनों में से कोई एक लेना है। तो ये भी एक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस ही है। तो जब ये क्या होगा, ब्रेक होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, इसमें एडिशन होगी वाटर मॉलिक्यूल की, तो क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोज की यूनिट्स बन जाती हैं बहुत सारी, C6H12O6 एंड मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आई होगी कि जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट से मिलके बना होता है, लेकिन जो स्टार्च होता है वो ओनली ग्लूकोज की बहुत सारे यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनता है, राइट। तो यहाँ पर अराउंड स्टार्च में मान के चलो 300 से 300 से लेके 1000 तक यूनिट्स प्रेजेंट होती है ग्लूकोज की, क्लियर। तो प्रिपरेशन में आपको ये 2 रिएक्शन याद रखनी है। नेक्स्ट आती है अब इसकी स्ट्रक्चर, जो कि इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर पॉइंट्स कि कैसे ग्लूकोज कंप्लीटली बनता है फिर, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है मेन, वो क्या, मैंने आपको बताया भी था कि जो ग्लूकोज होती है वो क्या है, एल्डोहेक्सोज है, मतलब हेक्सोज मतलब 6 कार्बन है इसमें, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड का कार्बन इसमें काउंट करके 6 कार्बन होते हैं, राइट। एल्डोहेक्सोज होता है एंड इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। डेक्सट्रोज क्यों, क्योंकि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ठीक है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होते हैं, लेबोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करता है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो वो क्या है, लेबोरोटेटरी। तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को, इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज भी बोला जाता है, क्लियर। अब आते हैं हम मेन क्या, कि जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो अभी बताया हुआ है। सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसका C6H12O6। अब हमें ये पता करना है कि ये जो 6 कार्बन है इसके अंदर वो एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं या फिर ब्रांच फॉर्म बना रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या देखना है हमें, स्ट्रेट चेन को, ठीक है। अब इस स्ट्रेट चेन के लिए हमें रिएक्शन देखनी पड़ेगी। कौन से रिएक्शन, देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, CHOH का होल 4 एंड CH2OH, ऐसे ग्लूकोज को लिखा जाता है, ठीक है। अब जब हम इसमें क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं HI एंड रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इसमें रिडक्शन हो जाता है, और जब रिडक्शन होगा तो हमारे पास एक चेन बन के आती है, CH3 CH2 CH2 CH2,
कार्बन काउंट करते रहना, 6 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। एन हेक्सेन की फॉर्मेशन हो जाती है और एन हेक्सेन की फॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि जो ग्लूकोज है वो एक क्या होती है, स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है, नॉट ब्रांच फॉर्म, चेन फॉर्म के अंदर है वो भी कैसी, स्ट्रेट चेन के अंदर। क्लियर। अब बात आती है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं, आप कहोगे देखने से पता चल रहा है, वो तो बेटा हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक्चुअल में कि ऐसे लिखा जाता है, बट ये तो बहुत बाद में स्ट्रक्चर आई थी। हम लिखते क्या है, नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ग्लूकोज क्या किया, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हीट किया तो क्या बना, एन हेक्सेन बना, है ना, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन मैं आपको केमिकल रिएक्शन भी लिख के दिखा रही हूँ साथ साथ, तो ये स्ट्रक्चर तो बाद में निकल के आई थी। तो जब ये इसमें कितने हैं, 6 कार्बन, इससे तो ये पता चल गया कि स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन प्रेजेंट है, बट हमें फंक्शनल ग्रुप का पता लगाना है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप का पता लगाने के लिए हमें कुछ रिएक्शंस करनी पड़ी थी, तो हमें वो देखनी है अभी। तो अभी हमें देखना है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थर्ड पॉइंट कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हमें पता चल जाएगा एल्डिहाइड, अगर नहीं होगा तो फिर इसका मतलब होगा कौन सा, कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखते हैं हम रिएक्शन विद ग्लूकोज की रिएक्शन करानी है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जब हम रिएक्शन कराते हैं इसकी ग्लूकोज की, तो क्या होता है, प्लस HCl करोगे। अब यहां पर क्या होगा कि इस कार्बन के साथ में कौन जुड़ जाएगा, साइनाइड CN, और इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है। बनता क्या है, देखो कार्बन के साथ में पहले से ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, ये रहा, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ में क्या लग गया, सॉरी एक हाइड्रोजन इसके साथ नहीं, इसके साथ तो CN लगेगा ना, और एक क्या लग गया, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन, और ये नीचे वाला ग्रुप एज इट इज लगा दो, ठीक है। एक ही कार्बन पर साइनाइड भी है, OH ग्रुप भी है, तो इसको बोला जाता है साइनोहाइड्रीन, ठीक है। साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन से हमें ये पता चल जाता है कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, CO ग्रुप है, अभी एल्डिहाइड का कंफर्म नहीं हुआ है। अब देखो कीटोन में भी कार्बोनिल होता है और एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल होता है, तो अभी हमें ये पता चला है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। फिर हमने क्या किया, रिएक्शन करा के देखी, किसके साथ, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, मतलब NH4OH के साथ, सॉरी NH2OH के साथ में, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब रिएक्शन कराई तो क्या बना, देखो CHOH का होल 4 CH2OH। जब इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराई तो क्या हुआ, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन हैं और जो ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो CHO को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं सॉरी, लिख सकते हैं ऐसे। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से क्या रिलीज हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड N, ये N और OH इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। बाकी एज इट इज नीचे वाला ग्रुप रहेगा, CHOH का होल 4 CH2OH। ये जो बना इसको बेटा ऑक्साइन बोलते हैं, ऑक्साइन, ठीक है। तो ऑक्साइन की फॉर्मेशन भी क्या इंडिकेट कर रही है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, अभी भी एल्डिहाइड का पता नहीं चला है। तो एक लास्ट रिएक्शन है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और वो क्या है, ऑक्सीडेशन। तो जो थर्ड पॉइंट है इसका C, वो क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब क्या कहते हैं,
जब हम ग्लूकोज के अंदर ब्रोमीन वाटर डालते हैं, होल 4 आएगा, CH2OH। जब हम ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो CHO ग्रुप है वो COOH ग्रुप में चेंज हो जाता है, CHOH का होल 4 एंड CH2OH। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन से हमें कंफर्म हो जाता है कि क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोनिल का पता लगाया जाता है, देन उसके बाद एल्डिहाइड का पता लगाया जाता है कि एल्डिहाइड है वो कार्बोनिल ग्रुप या नहीं है। तो आपको ये 3 रिएक्शन बतानी पड़ेगी, तब आपको एल्डिहाइड ग्रुप की कंफर्मेशन मिलती है। क्लियर? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, अब हमें ये तो पता चल गया कि एल्डिहाइड ग्रुप है, स्ट्रेट चेन है। ठीक है, लेकिन अब इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है देखो OH OH, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो काफी बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि बेवकूफ मैम है, सामने दिख रहा है 4 यहाँ पे होल 4 और एक ये रहा 5 तो गई। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम ये स्ट्रक्चर में बना के दिखा रही हूँ एक्चुअल में, वरना मैं ऐसे लिख देती तो ग्लूकोज प्लस साइनो ये हाइड्रोजन साइनाइड इज इक्वल टू साइनोहाइड्रिन, आपको समझ में आता क्या है क्या नहीं, इसीलिए मैंने केमिकल रिएक्शन लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको अब देखने से ऐसे पता चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम रिएक्शन करा के देखते हैं, हमें वहां पर थोड़ी ना ग्लूकोज, आपके घर में ग्लूकोज है उसको देखते ही बता दोगे कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें इतने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, इतने कार्बन प्रेजेंट है, नहीं ना। तो इसीलिए ये सारी रिएक्शन कराने के बाद कंक्लूजन निकाल के तब आपके सामने ये सारी चीजें आई हुई है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट बच्चों जो पॉइंट आता है 4th, वो आता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और कितने होते हैं वो भी हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंट है भी या नहीं है, और नंबर्स में भी कितने होते हैं, दोनों चीजें आपको पता चल जाएगी। तो इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन है, वो क्या है देखो, अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, अब काफी बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा एसिटिक एनहाइड्राइड होता क्या है। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले भी एक बार बताया हुआ है किसमें, हेलोएल्केन हेलोएरीन के अंदर, कि जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दो, बाकी जो बचा जोड़ दो, जोड़ने से जो बना वही होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस एंड ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर CH3CO एक ऑक्सीजन फालतू मैंने बाहर लगा दिया, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ध्यान रखना अगर भूल भी जाओ तो कि एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उनमें से एक एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा CH3C, क्योंकि इस टाइप से बना हुआ है ना, देखो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा कि कैसे रिएक्शन हुई। CH3CO और ऑक्सीजन ऐसे लगा होता है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा, या तो ये होगा या फिर ये एक होगा, कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बॉन्ड ब्रेक होते ही यहाँ नीचे क्या बना, CH3COO नेगेटिव, और ऊपर क्या बन गया, CH3CO पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अपनी तरफ ले रहा है, बॉन्ड ब्रेक हुआ ये वाला। ठीक है, तो CH3CO नेगेटिव है ना, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में, तो एसिटिक एसिड रिलीज हो जाएगा, और ये जो COCH3 ग्रुप है वो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो बना क्या, वो देखो बनेगा ये बच्चों COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा होल 4, एंड नीचे भी जुड़ जाएगा CH2O COCH3, एंड 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड रिलीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमें कितने चाहिए एसिटिक एनहाइड्राइड, आप देख लो कितने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसका मतलब हमें 5 ही चाहिए ना, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप
प्रेजेंट है। पता कैसे चला? 5 ही है, क्योंकि बना क्या है यहाँ पर? पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया। ए इसमें कॉमन लिख दो, एसीटेट। ठीक है, पेंटा एसीटेट की फॉर्मेशन से ये पता चल जाता है कि इसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। वो भी कितने प्रेजेंट है? 5। पेंटा मतलब 5 होता है ना, 5 एसीटेट बने, इसीलिए क्या हुआ? एसीटेट आपको पता है 8 किस में लगता है? एस्टर में। स्वीट सी स्मेल आती है जैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो हमें पता चल जाता है कि एस्टर बन गया। तो मतलब ये क्या बना? पेंटाएसीटेट बना। पेंटाएसीटेट से ये कंफर्म हो गया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और वो भी कितने हैं? 5 प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि जो ये 5 प्रेजेंट हैं, इनमें से 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है। 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन लाइन में जुड़े हैं, तो 3 डिग्री की तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। तो हमें ये कंफर्म करना है 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है। कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री है? तो नेचर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप पता लगाना है हमें नेक्स्ट। ठीक है, नेचर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल है, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको। CHO है, CHOH का होल 4 एंड CH2OH, ये आपके पास ग्लूकोज था। ग्लूकोज का हम क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन। बट किसकी प्रेजेंस में? नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है आपको। ठीक है, नाइट्रिक एसिड आप जैसे ही लोगे तो क्या होता है? एक तो CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो गया, COOH ग्रुप बन गया। ठीक है, ये मैं इरेज कर रही हूँ बेटा, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है। CHOH का होल 4 एंड नीचे भी क्या बन गया? COOH ग्रुप। इसका नेम होता है सैकेरिक एसिड। ठीक है, H नहीं आता, ओनली आता है ये सैकेरिक एसिड। अब यहाँ पर आपके पास में 2 COOH ग्रुप आ गए। ठीक है, तो एक तो चलो एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन हुआ तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, लेकिन और कौन बनाता है? प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तब क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि 5 में से एक क्या है? 1 डिग्री, यानी कि 1 OH ग्रुप। कौन सा वाला? टर्मिनल वाला, लास्ट वाला। ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे तो 1 डिग्री होता है, वो क्या है? 1 डिग्री है। बाकी जितने भी 4 OH ग्रुप होंगे वो सारे क्या होंगे? 2 डिग्री होंगे। क्लियर है? इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये थी ग्लूकोज की कंप्लीट कि क्या क्या ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ठीक है बच्चों, जो ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की और जो रिंग स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस